चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम एक फ्रेश टॉपिक, न्यू टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। इसके पहले जो बैकग्राउंड है, जो आपको पता होना चाहिए, जो बैकग्राउंड ऑलरेडी हमने एक बार फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आई थिंक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली हम जो मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, मेरे करिकुलम का एक्चुअली वो पार्ट नहीं है वो लेक्चर, सो इसलिए मैंने वो अलग से उस टाइम एक्सप्लेन किया था। बट ये प्रायर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लाए थे। तो दैट वाज द जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। दीज वर द थ्री रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स, जिसके अंदर में ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी जो जमीन है, एग्रीकल्चरल जो लैंड है, वो गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर दिए थे। और फिर गवर्नमेंट लैंड जो है, उसके बाद उसको वो गवर्नमेंट लैंड को उन्होंने अलॉट करना शुरू कर दिया था। हाँ, तो उन्होंने गवर्नमेंट लैंड जो है वो अलॉट करना शुरू कर दिया था, आइदर जमींदार्स को, आइदर विलेजर्स को, और आइदर इंडिविजुअल रैयत्स या पीजेंट को। तो जमींदारी सिस्टम में जमींदार जो होते थे उनको अलॉट करते थे लैंड, और जमींदार पीजेंट को एक्सप्लॉइट करता था। रैयतवारी सिस्टम में इंडिविजुअल पीजेंट से सेटलमेंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली, और इंडिविजुअल पीजेंट जिसको रैयत भी बोला जाता था, तो वो रैयत रेवेन्यू सेटलमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता था। और महलवारी सिस्टम में पूरा एंटायर विलेज जो है, वो विलेज एक यूनिट की तरह कंसिडर किया जाता था, और विलेज की एक कम्युनिटी को, बेसिकली विलेज कम्युनिटी को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो टैक्स कलेक्शन करके विलेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो सबमिट करे। सो दीज वर द थ्री रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। इनके क्या नेगेटिव पॉइंट थे या इनके साथ क्या इशू थे, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। नाउ हम पढ़ते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पे कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल के क्या इम्पैक्ट आए। तो बेसिकली हमारे तीन डोमेन थे जिसमें हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी एंगेज्ड थी प्राइमरली। आइदर हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो लोग थे, मतलब जो जनरल पॉपुलेशन थी, आइदर इट यूज्ड टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और आइदर इट यूज्ड टू बी एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इन हैंडीक्राफ्ट। ये तीन प्राइमरी सेक्टर थे हमारे यहाँ इकोनॉमी के। तो सबसे पहले हम एक एक करके सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं कि एक एक सेक्टर में क्या चेंजेस आए ब्रिटिश इकोनॉमी के रूल के थ्रू। हर सेक्टर को डिस्कस करने के पहले हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले, हमारा एग्रीकल्चर कैसे चलता था, हमारा सेक्टर जो था इकोनॉमिक सेक्टर, वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसे चलता था। और दूसरा हम देखेंगे कि वो सेक्टर में चेंज कैसे आया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद उसमें क्या चेंज आए, क्या उसमें इशू आए या क्या उसमें इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। सो कैन एनीवन टेल मी, मैं एक ब्रीफ एक आइडिया लेने के लिए बस कि आपको कितना आइडिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारा एग्रीकल्चर कैसा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले? हाउ वाज द एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ इंडिया? राइट, सो हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था, बट द मेन थिंग इज कि जो एक जनरल अगर परसेप्शन, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम का टाइप क्या था? हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम जो था दैट वाज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? सो ब्रिटिशर्स के आने के पहले पब्लिक, हमारा जो एग्रीकल्चर था, हमारे जो फार्मर्स थे, मेनली पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो मेनली फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स का ग्रोथ करते थे। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था, आइदर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, आइदर शेयरिंग के लिए, टैक्स के फॉर्म में, असेसमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट के साथ 1/3 कुछ एग्रीमेंट या फिर हाफ एग्रीमेंट, जितना भी एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ने जितना भी लगाया हुआ है वहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो या तो वो उसमें जाता था या फिर कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था। मार्केट में अगर कुछ इन दोनों के बाद, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के शेयर करने के बाद भी और सेल्फ कंजम्पशन के निकालने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत बच गया, तो इट यूज टू बी सोल्ड इनटू मार्केट। अदरवाइज द मेनली हमारा जो एग्रीकल्चर था, जो मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर था, दैट वाज द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। वो खुद के कंजम्पशन के लिए एक फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो जब एग्रीकल्चर आया, तो एग्रीकल्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सिस्टम का रूनेशन कर दिया। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ 1750 से लेके 1947 के बीच में रिकॉर्ड रहा है कि 1750 से 1947 के बीच में कई सारे फेमाइन आए। एंड इनमें से कुछ फेमाइन मान के चलिए आप अराउंड 20-30% ही सिर्फ क्लाइमेट के कारण आए। मोस्ट ऑफ द फेमाइन 60-70% फेमाइन इस कारण से आए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी बहुत ही खराब थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज आए, उसके पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का रूनेशन कैसे हुआ, कैसे एग्रीकल्चरल सिस्टम हमारा रून हो गया। तो देयर आर टू प्राइमरी रीजंस जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम पूरा का पूरा बैठ गया। द फर्स्ट वाज द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द सेकंड वाज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप।
तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी गवर्नमेंट जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये गवर्नमेंट लैंड है, और गवर्नमेंट लैंड को फिर उन्होंने कुछ लोगों को कुछ जो रिच लोग थे जिनके पास लैंड गवर्नमेंट से लीज पे लेने की कैपेसिटी थी, उनसे लीज पे लेके और फिर एग्रीकल्चरल को फार्मिंग पे, मतलब पीजेंट को जो है एज अ टेनेंट या एज अ लेबर एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। तो इससे इम्पैक्ट आया, क्या है? पहला इम्पैक्ट तो ये आया कि लैंड का प्रॉपर्टी में फॉर्म में कन्वर्जन हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स के फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। लैंड यूज्ड टू बी सीन एज एन इकोनॉमिक, स्टार्टेड टू बी सीन एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब जो एक प्रॉफिट का सोर्स बन सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा। तो जमींदार्स हो गए, बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, तलुकदार्स हो गए, ये जितने भी लोग जो बीच के मिडिल मैन होते हैं एक तरह से, ये मिडिल मैन स्टार्टेड टू बाय द लैंड फ्रॉम गवर्नमेंट। बाय द लैंड मतलब लीज पे, या तो लीज पे या तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाय करते थे। तो वो बाय करने लगे सो दैट दे कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट लैंड। So this was the first impact of the land revenue system on the property right, on the property और the agricultural farm। इससे farms का capitalist transformation हो गया। The second was landed hierarchy बन गई एक। पहले के टाइम में क्या होता था, किसान जनरली जो होता था वो अपने लैंड का खुद ओनर होता था। अब क्या हो गया, लैंडेड हायरार्ची बन गई। लैंडेड हायरार्ची मतलब सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चरल लेबरर हो गए, उसके ऊपर एग्रीकल्चरल टेनेंट हो गए। टेनेंट और लेबर में ये फर्क होता है पीजेंट में, कि टेनेंट जो होता है लैंड पे खुद क्रॉप ग्रो करता है, लेकिन वो लैंड उसका नहीं होता, वो लैंड रेंट पे लिया होता है। तो दिस इज लैंड टेनेंट या फार्मिंग रेंट, पीजेंट टेनेंट। देन उसके बाद छोटे लेवल के या मिडिल लेवल के जो जमींदार होते हैं वो हो गए, और फिर लास्टली सबसे ऊपर जो टॉप लेवल के जमींदार हैं वो आ जाते हैं। तो ये लैंडेड हायरार्ची बन गई, मतलब लैंड पे कंट्रोल करने के लिए एक हायरार्ची हो गई। और ये जमींदार के ऊपर टॉप पे कौन बैठी है, हमारी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर 1857 के बाद हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई डायरेक्टली। तो ये एक लैंडेड हायरार्ची बन गई। द थर्ड इम्पैक्ट वाज यहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डलिज्म हो गया। एब्सेंटी लैंडलॉर्डलिज्म मतलब ये जो जमींदार हैं जिन्होंने ये जमीन ली है पीजेंट की या लेबर की, ये जमीन पे खुद खेती नहीं करते थे, प्लस इन एडिशन ये खुद तो खेती करेंगे नहीं, ये साथ में भी नहीं रहते। मतलब जहाँ पे इन्होंने जमीन खरीदी है ये जमीन के आसपास भी नहीं रहते थे, ये शहरों में रहते थे, और इनको कोई मतलब नहीं होता था कि उनके खेत पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे जो पीजेंट है रूरल एरिया में जो इसके लैंड पे काम कर रहा है, ये ग्रो करेगा क्रॉप, और ग्रो करने के बाद ये जो भी इसको शेयर करना है, मतलब जो भी इसको पे करना है जमींदार को, वो डायरेक्टली इसको पे करने चला जाएगा और इसको पे कर देगा। इस जमीन को, इस लैंड के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने जो रेंट है, जो असेसमेंट है, रेवेन्यू असेसमेंट है, उस सिर्फ रेवेन्यू असेसमेंट से मतलब है। अगर आप समझो, जनरली किसी की कोई बिजनेस होता है, किसी की कोई जमीन होती है, तो उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए, वो वही आदमी उसके लिए अटेम्प्ट करता है जिसके पास वो जमीन के पेपर हो। तो मेरी अगर जमीन नहीं है ना, तो मेरा अगर बिजनेस नहीं है, तो इट इज वेरी लेस चांस कि मैं कभी उसको ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। जब तक मेरी खुद की जमीन है, तो मैं अगर उसके खुद की जमीन पे जाके उसका टाइम पे चेकअप नहीं करूंगा, चेक नहीं करूंगा कि वो जमीन पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं, उस पर और कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, मैं उसके लिए स्टेप लेने के लिए सिर्फ मैं ही मोटिवेटेड रहूंगा। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड वो जो है मिसिंग है, दे आर नॉट गोइंग टू सी कि वहाँ पे लैंड पे उनके गाँव में क्या चल रहा है। तो इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं होगा, मतलब हमारा एग्रीकल्चर का स्टेट स्टेगनेंट रहेगा। जितना प्रोडक्शन हो रहा है ना, किसान उतना ही ग्रो करने की कोशिश करेगा जितने में वो रेवेन्यू असेसमेंट फुलफिल कर पाए और खुद के कंजम्पशन के लिए, असेसमेंट के लिए भी निकाल पाए। बस इतना ही ग्रो करने की कोशिश करेगा। इससे एग्रीकल्चर जो है हमेशा एक सा बना रहेगा, ऐसा स्टेगनेंट बना रहेगा। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट जो हमारे रूरल एरिया में हमको एग्रीकल्चरल फील्ड में देखने को मिलेगा, वो है पीजेंट जो है वो अब टेनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले जो लैंड खुद किसान का हुआ करता था, अब वो उसी लैंड पे रेंट या बेसिकली जो रेंट बोलते हैं, मतलब जो जिनकी खुद की जमीन नहीं होती, जो रेंटेड प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, वो किराएदार बन जाएगा। खुद अपनी जमीन का किराएदार, खुद अपनी जमीन पे किराएदार की तरह काम कर रहा है। तो ये पीजेंट से उसकी जमीन छीन ली गई। और सबसे लास्ट इम्पैक्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको देखने को मिलता है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के कारण, वो ये मिलता है कि इनडेप्टेडनेस के कारण किसान का या रूरल एरिया का एम्पावरिशमेंट हो जाएगा। कैसे इनडेप्टेडनेस एम्पावरिशमेंट में काम करती है? तो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अभी एक फार्मर है,
तो फार्मर को अपनी फील्ड पे ग्रो करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तो व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोवरिश करके लैंड छीनने का एक नया टूल निकाला था। व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू डू, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू डू, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे, इसका पूरा पॉइंट आपको तब क्लियर होगा जब मैं आपको ये राइट साइड वाला जो पार्ट है कमर्शियलाइजेशन वाला ये भी बता दूंगा। बट अभी के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किसानों को, फार्मर्स को इनडेप्टेडनेस मतलब उधारी में डाल के उनको इम्पॉवरिशमेंट करती थी। तो कैसे करती थी? तो सबसे पहले तो ये किसानों को, जब किसान फसल लगा रहे हैं तो उनको डेप्ट की जरूरत होती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू ऑफर देम डेप्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे एज कम्पेयर टू आपके जो लोकल जमींदार या लोकल जो बड़े सेठ हैं जिनसे आप अभी तक पैसे लेके खेती करते थे, उनके कंपैरिजन में हम आपको थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे डेप्ट हम आपको देंगे। तो उसमें आप ग्रो करने के बाद रेवेन्यू असेसमेंट जो आपका बनता है वो भी आप पे कर देना, और उसमें एडिशनली जो भी हमने आपको लोन दिया है वो लोन का एडिशनल असेसमेंट जो बनता है उसका इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में वो आप पे कर देना, और बाद में हमारा वो भी उनको आप पे कर देना। प्रॉब्लम ये होती थी कि कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में ये लोग वो क्रॉप ग्रो करवाने की कोशिश करते थे जिन क्रॉप से बेसिकली उनको प्रॉफिट हो, मतलब जो कमर्शियलाइज, जैसे कि इंडिगो हो गया, जैसे कि शुगर केन हो गया, ये ऐसी क्रॉप ग्रो करवाने के लिए फोर्स करते थे किसानों को। अब जब किसान वो वाली क्रॉप ग्रो करता था तो उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, और ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था तो होता क्या था, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ एक बार बस सुन लीजिए। अभी जब मैं आपको राइट साइड में कमर्शियलाइजेशन बताऊंगा तो कमर्शियलाइजेशन में आपको पूरा पॉइंट ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या मैंने आपको बोला, ये फूड क्रॉप जो ग्रो करते थे पहले किसान, वो फूड क्रॉप करने की जगह जब ये इनको उधार दे रहे हैं तो ये उधार देने के टाइम कंडीशन देते थे कि आप वो क्रॉप ग्रो करोगे जो हम आपको ग्रो करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब किसान वो वाली क्रॉप ग्रो करता था तो उसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, और जब प्रॉफिट नहीं मिलता था या बहुत ज्यादा वो अर्न नहीं कर पाता था तो उससे जो रेवेन्यू असेसमेंट बनता है, वो रेवेन्यू असेसमेंट पे करने के बाद उसके पास ये इंटरेस्ट पेमेंट और जो लोन उसने लिया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से क्रॉप लगाने के लिए, वो लोन रीपे नहीं कर पाता। और जब लोन रीपे नहीं कर पाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलती है कि ठीक है, हम आपको दोबारा लोन दे रहे हैं, वो दोबारा लोन से आप जो हम दूसरा लोन दे रहे हैं उससे आप पुराना वाला लोन चुका देना, और नए वाला लोन जो आप ले रहे हैं उससे अगेन कंडीशन ये रहेगी कि आप अगेन फिर से वो वाली क्रॉप ग्रो करोगे, ये जो हम आपको बोल रहे हैं। अब प्रॉब्लम इससे ये है कि एक तो आपने उसको दोबारा मजबूर कर दिया, वो आदमी फंस चुका है क्योंकि वो पुराना लोन नहीं चुका पा रहा, तो आपसे नए लोन लेने के लिए मजबूर है। तो जब वो नया लोन लेगा तो दोबारा कंडीशन क्या फंस गई कि उसको दोबारा वही क्रॉप ग्रो करनी है जो क्रॉप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलेगी। और ऐसे करते करते होगा क्या, एक पॉइंट आएगा, अब ये क्रॉप जो वो वाली क्रॉप है जो फूड ग्रेन नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जब ये फूड ग्रेन क्रॉप नहीं ग्रो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, इसके पास खाने के लिए नहीं है अपने, तो इसको बाजार से खाने के लिए कुछ क्रॉप उठानी है, जो वो क्रॉप भी कुछ पार्ट ऑफ द जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसका कुछ पार्ट भी उसको वही उठाना पड़ेगा जो खरीदना पड़ेगा जो वो खा सकता है। और उसके लिए भी कुछ उसके पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि वो पूरे साल भर की अपनी नीड की फूड ग्रेन उठा पाए, तो उस केस में उसको वो फूड ग्रेन बाय करने के लिए भी कुछ पैसे मार्केट से उधारी लेने पड़ेंगे। और जब ऐसा होता रहेगा तो एक 3 से 4 साल के पीरियड में एक पॉइंट आता है जब वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चला जाता है, और एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने के बाद वो उसकी फैमिली जो है या तो उसकी डेथ हो जाती है, या तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, या तो फिर वो मार्केट से उधारी चलती रहती है, और ऐसे कर करके वो एग्रीकल्चरल लेबरर में कन्वर्ट हो जाता है, देन टेनेंट। मतलब पहले तो वो पीजेंट था, उसके बाद उसकी जमीन छूट गई, वो टेनेंट बन गया। अब टेनेंट से भी मतलब अब वो खुद की खेती भी नहीं कर सकता, इतना इम्पॉवरिश या इतनी डेप्ट में चला जाता है कि फाइनली उसको टेनेंट की जो जमीन, उसने जो रेंट पे जमीन ले रखी थी खेती करने के लिए, उसको वो भी छोड़नी पड़ती है, एंड अल्टीमेटली वो लेबरर में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो मार्केट की विम्स पे, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलने लगता है। जब काम है तभी काम मिलेगा, जब काम नहीं है तो बेचारे को खाने को कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे ये इम्पैक्ट एक एग्रीकल्चरल सिस्टम पे देखने को मिलता है। अभी ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपको और क्लियर तब यहाँ पे होगा जब आप ये वाला पॉइंट समझेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ा चेंज किया इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में, दैट वाज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी क्रॉप्स, उस टाइम हो क्या रहा था कि हम बात कर रहे हैं 1750 से 1850 के पीरियड की बात, ये वो वाला पीरियड है जब अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं, मार्केट मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मशीन्स, फैक्ट्री डेवलप हो रही हैं,
एंड फैक्ट्री डेवलप होने के कारण ये जो डेवलप कंट्री मतलब जो कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है उनकी नीड है कि वहाँ पे उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो। द सेकेंड रीजन वॉज कमर्शियलाइजेशन को हम समझें उसके पहले हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। 1750 से 1850 का पीरियड जो था बीच का पीरियड दैट वाज द सेम पीरियड जब ग्लोबल ट्रेड जो था एकदम से बढ़ना एक्सपांड होना या ब्लास्ट होना शुरू हुआ। उसके रीजन क्या था? एक तो 15 सेंचुरी से जो शिप बनना शुरू हुए थे तो शिप जो है अब स्टीम इंजन में कन्वर्ट हो गए, स्टीम शिप में कन्वर्ट हो गए। एंड स्टीम इंजन के डेवलपमेंट के बाद स्टीम शिप जो बनने लगे, ये स्टीम शिप की स्पीड और ज्यादा थी। मतलब पहले अगर एक पोर्शन से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने में अगर 3 से 6 महीने का 4 महीने का टाइम लगता था, तो नाउ यू कैन कवर दैट जर्नी इन द पीरियड ऑफ 15 डेज टू 20 डेज। इतने पीरियड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या 25 डेज एट मैक्स अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे जाना है तो स्टीम इंजन के कारण आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा डेवलप हो गया है स्टीम शिप के कारण। द सेकेंड थिंग इज स्टीम इंजन आने के बाद स्टीम के शिप जो शिप्स का साइज है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है। मतलब अब आप पहले जितने साइज का कार्गो ले जाते थे, छोटे छोटे अमाउंट में सामान ले जाते थे छोटे शिप में, अब स्टीम इंजन की पावर से आप बड़े अमाउंट ऑफ सामान को भी, बड़े शिप को भी कैरी कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे। द सेकेंड थिंग वॉज 1865 में स्विस कैनाल जो है ये ओपन हो गया था, जिससे यूरोप जो है पर्सियन वेस्ट एशिया और कंसीक्वेंटली साउथ एशिया इसके बहुत पास आ गया था। क्योंकि जनरली मतलब पहले क्या होता था, यूरोप से अगर कोई सामान एशियन कॉन्टिनेंट पे लाना है तो पूरा एटलांटिक ओशन कवर करके और इंडियन ओशन कवर करके और फिर जाना होता था। स्विस कैनाल के ओपन होने से वो डिस्टेंस 1/3 हो गया, मतलब 2/3 रिड्यूस हो गया। तो स्विस कैनाल के आने से जब ट्रेड जो है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। 1865 में स्विस कैनाल ओपन हुई थी, उसके बाद ट्रेड के लिए एक नया रूट डेवलप हो गया। तीसरा मॉडर्न स्टीम शिप, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि शिप के साइज बड़े हो गए तो ज़्यादा कार्गो ले जाया जा सकता है। और चौथा सिविल वॉर, नॉर्थ अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। पहले तो एक फर्स्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, कब अराउंड 1750 से लेके 1780 तक का जो पीरियड था ये नॉर्थ अमेरिका में वॉर का पीरियड चला, इंडिपेंडेंस का पीरियड चला। तो 1800 तक तो अभी अमेरिका में कुछ है नहीं। तो अमेरिका में कुछ नहीं है मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो देर इज नो मार्केट इन अमेरिका, या अमेरिका से कोई सप्लाई करने वाली चीज नहीं है। द सेकेंड पीरियड वॉज 1850 से लेके 1870 तक का पीरियड जो भी था, 64 तक का पीरियड, दिस पीरियड वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका। तो ये जो पीरियड चला इस पीरियड में भी अमेरिका से जो आने वाली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो सब कुछ बंद था। तो जब अमेरिका से सब कुछ बंद था तो यूरोपियंस वेर लुकिंग फॉर अ मार्केट जहाँ पे वो एक्सपोर्ट भी कर सकें और रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट भी कर सकें। एंड एशिया में भी पर्टिकुलरली इंडिया जो था दैट वाज एट द पोजीशन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट था। तो जब ये मार्केट या ये कमर्शियलाइजेशन के फैक्टर्स जो थे, मतलब आपके पास ट्रांसपोर्ट भी है, सी कमर्शियलाइजेशन या कभी भी ट्रेड करना हो तो ट्रेड के लिए क्या क्या हमारी नीड रहती है। सबसे पहले वी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकंड थिंग इज वी नीड अ रूट, मतलब ट्रांसपोर्ट का रूट। तो वी गॉट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वी गॉट डेवलप द ट्रांसपोर्ट का रूट, वी मतलब यूरोपियंस डेवलप द ट्रांसपोर्ट का रूट। द थर्ड थिंग इज वी नीड अ मार्केट। ये तीनों चीजें इंडिया के कंटेक्स्ट में फिट होती थी। हमने ट्रांसपोर्ट का मेथड भी ढूंढ लिया, ट्रांसपोर्ट के रास्ते भी ढूंढ लिए, और मार्केट भी है। जो इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इंडिया में जो इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, वो मार्केट की तरह भी सर्व करते थे। तो ये तीनों चीजें हमारी फुलफिल होती थी। और दिस वाज द पॉइंट जब ब्रिटिशर्स रियलाइज कि इंडिया को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो इंडिया कैन बिकम अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस, बोथ फॉर द पर्पस ऑफ रॉ मटेरियल की सप्लाई जहां से वो हमको इंश्योर कर पाए, एंड बोथ फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द कमोडिटीज। तो ये हमारे साथ में एडवांटेज थे। लेकिन इंडिया के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? ये कमर्शियलाइजेशन से अब इतनी सारी चीजें हैं, इंडिया के पास मार्केट भी है, इंडिया के पास रॉ मटेरियल भी है, इंडिया से दूसरे मार्केट मतलब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनके लिए रूट भी डेवलप हो गया। तो आइडियली इंडिया का इससे बेनिफिट होना चाहिए था, लेकिन इंडिया को इससे बेनिफिट नहीं हुआ। रीजन वॉज, एक तो हमारा जो एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत पुअर या बहुत ज़्यादा वीक था। हम कभी भी ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड नहीं थे। हमने आज तक जो भी ग्रोथ करी थी या जो भी एग्रीकल्चर का सिस्टम चलाया था दैट वाज सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। हम उतना ही उगा के खुश हो जाते थे जितने में हमारा घर चला जाए। हमको मतलब ही नहीं था कि ऐसी भी क्रॉप ग्रो की जा सकती है जो ग्लोबल मार्केट में जाके सेल की जाती है। हमको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था। द सेकेंड वॉज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हमारा जो पूरा एग्रीकल्चरल था वो प्रिमिटिव मेथड पे बेस्ड था, जिससे कभी भी इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती थी कि सरप्लस बचे।
और जब सरप्लस नहीं बचेगा तो आप सेल क्या करोगे? अगर लेटेस्ट से हम फूड ग्रेन भी ग्रो करते हैं और फूड ग्रेन में अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन भी उतना ही होगा जितना किसान अपनी फैमिली या आजू बाजू वाली 2-4 फैमिलीज को खिला सके। इससे ज्यादा खिलाने के लिए सर्किल की मार्केट में सेल करने के लिए उसके पास होता नहीं था। तो जब इतना सरप्लस ही नहीं है कि आप मार्केट में सेल कर पाओ ग्लोबल मार्केट में, तो आप कैसे बेनिफिट उस चीज का उठा पाओगे? द थर्ड थिंग वॉज अनप्रिपेयर्डनेस। ये जितने भी नॉर्थ अमेरिका में सिविल वॉर आए, अक्रॉस द वर्ल्ड यूरोप में भी कई बार रिलीजियस वॉर चले, कई सिविल वॉर चले, तो जब ये वॉर आते थे ना तो ये इमीडिएटली वॉर आते थे और उसके लिए हमको प्रिपेयर्डनेस चाहिए होती थी। कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना हो, जैसे लास्ट ईयर 2020 में चाइना में कोविड आया, तो कोविड में पूरा शटडाउन हो गया। तो कोविड में पूरा शटडाउन हुआ तो वी मतलब हम एक ऑल्टरनेटिव थे कि हम ग्लोबल मार्केट को ओवरटेक कर पाए और चाइना को रिप्लेस कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम वॉज हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि चाइना अगर कभी बंद हो जाए तो कौन ऑल्टरनेटिवली सप्लाई करेगा इक्विपमेंट्स को, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो उसी तरह उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर इतना प्रिपेयर्ड नहीं था कि कभी अगर कहीं से सडन डिमांड आती है प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करने के लिए तो हम उसका इमीडिएटली प्रोडक्शन करके सप्लाई कर पाए। लास्टली, हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था वो सुपर इम्पोजिशन था। हम क्या उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, कितना उगाएंगे, ये सब कुछ हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट बताती थी। कैसे? ये हमको बताया हमने इंडेप्टेडनेस प्रोवाइड करके और रेवेन्यू टैक्स असेसमेंट या रेवेन्यू सेटलमेंट करके। सो ये सिस्टम हमारे ये कमर्शियलाइजेशन के, मतलब हम कमर्शियलाइजेशन के फैक्टर्स या कमर्शियलाइजेशन के सेक्टर डेवलप होने के कारण या फैक्टर्स डेवलप होने के कारण भी जिसका हम फायदा उठा सकते थे, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि ये रीजन थे। इन एडिशन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कमर्शियलाइजेशन को प्रमोट कर रही थी, तो इन्होंने कमर्शियलाइजेशन करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए कि वो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे रिसोर्सेज का एडवांटेज उठा के वो खुद का ट्रेड इंक्रीज कर पाए, खुद के प्रॉफिट इंक्रीज कर पाए। इसके लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए। तो कंपनी ने कमर्शियलाइजेशन करने के लिए कई स्टेप लिए। पहला तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कॉटन मिल्स जो है वो सेटअप करी। सेकंड, उन्होंने ट्रायंगुलर ट्रेड डेवलप करा चाइना के साथ। अब ये ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था चाइना के साथ? कोई बता सकता है? चाइना के साथ ट्रायंगुलर ट्रेड था हमारा, उसका क्या था सिस्टम? ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के साथ एक ट्रायंगुलर ट्रेड कंडक्ट करती थी अपने प्रॉफिट के लिए। चलिए, अब इसको समझने के पहले पहले हम एक बैकग्राउंड समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये इंडिया में आके जब ये सेट हुई थी तो इसने, आपको पता होगा, पहले काफ़ी सारी कन्फ्लिक्ट में फंसी, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करे, काफ़ी सारे इसने वॉर में भी फंसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इट वाज प्रीवियसली टेकिंग मनी फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, एंड ब्रिटिश क्राउन जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी ट्रेड एक्सपांड करने की बात करती थी तो उसके लिए एडिशनल मनी की नीड होती है। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो ट्रेडिंग के लिए यू रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट, कि आप पहले कुछ पैसे से कुछ सामान खरीदो और फिर सामान को जाके कुछ मार्जिन ऐड करके और उसको सेल करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बेसिकली इनसे पैसा मांगती थी ईस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर काफ़ी गुस्सा करती थी कि हम आपको कब तक ऐसे अपनी ट्रेजरी से मनी देते रहेंगे, ऐसे तो हमारी ट्रेजरी जो है वो खाली हो जाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई थी या एशिया में क्यों आई थी? ट्रेडिंग के लिए, कि यहाँ पे हम आएंगे, सेट करेंगे अपनी फैक्ट्री। क्योंकि रीज़न वॉज हमारी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो यूरोप में कंज्यूम होती थी, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, जैसे कि टी हो गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पीरियड के 1750s के अराउंड की, आप मान के चलिए हम बात कर रहे हैं 1750 से 80s तक की। इस पीरियड में हमारे यहाँ अभी टी के प्लांटेशन नहीं लगे हैं। तो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे रीजन से खरीदनी पड़ती थी, जैसे कि चाइना। टी वॉज द मोस्ट लव्ड कम्युनिटी इन यूरोप। टी एंड स्पाइसेस दो कमोडिटीज़ थी जो यूरोप में बहुत ज़्यादा सेल होती थी। तो इंडिया से और चाइना से पूरी की पूरी टी आती थी नियरली। उस टाइम हमारे हमारे इंडिया में टी प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने डेवलप नहीं करे थे दार्जिलिंग वगैरह में। तो वो सेट कर लेंगे उसके बाद तो कहानी बदल जाएगी, लेकिन जब तक सेट नहीं हुए तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना से टी खरीदनी पड़ती थी और जाके इंग्लैंड में सेल करती थी। और बेसिकली उसके लिए पैसे कहाँ से आते थे? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी से वो पैसे निकाल के वो चाइना को पे करती थी, उनसे लोन या लेके या फिर उनसे कुछ भी मनी लेके। तो इससे क्या हो रहा था, यूरोप की, मतलब यूरोप में जो फॉरेक्स रिजर्व थे ब्रिटिश इंग्लैंड की जो ट्रेजरी के, ये फॉरेक्स रिजर्व फॉल हो रहे थे। तो ये फॉरेक्स रिजर्व फॉल हो रहे थे तो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत टाइम से ऐसा कोई वे ढूंढने की कोशिश कर रही थी
जिससे वो अपनी ये जो ट्रेडिंग है, मतलब ये जो ट्रेड है, टी का जो ट्रेड है उसको फाइनेंस कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उनके लिए उसने एक ट्रिक लगाई। हमारे इंडिया में ओपियम होता था, ओपियम ग्रो होता था, और हमारे इंडिया में आइवरी, आइवरी बेसिकली एक एनिमल कहना चाहिए प्रोडक्ट है, जो चाइना में काफी डिमांड में हुआ करता था और चाइना में बहुत कम हुआ करता था। तो व्हाट इंग्लैंड यूज्ड टू डू, व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड वाज, कलकत्ता से ये क्या करते थे, ये कलकत्ता वाज अ पोर्ट एट द टाइम, आवर चीफ पोर्ट। तो कलकत्ता से ये चाइना में आइवरी, ओपियम एंड उसके बाद रॉ कॉटन, रॉ कॉटन को ये एक्सपोर्ट करते थे। और उसके बदले में रॉ कॉटन के साथ साथ उस टाइम कॉटन की भी ग्रोथ हमारे यहाँ इतनी नहीं थी, मेनली रॉ सिल्क का वो एक्सपोर्ट करते थे। सिल्क हमारे यहाँ अच्छा खासा होता था और चाइना में अच्छी खासी डिमांड थी उसकी। तो ये चाइना को, चाइना मतलब कैंटोन में एक्सपोर्ट करते थे और बदले में इनसे एक्सचेंज करते थे टी को। अब ये जो आइवरी, रॉ सिल्क और ओपियम है, ये गवर्नमेंट अपने सुपरविजन में ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू असेसमेंट के फॉर्म में लेती थी, और बहुत कम रेट पे या बहुत कम चार्ज पे, और कभी कभी तो ना के बराबर नॉमिनल चार्जेस पे हमारे पीजेंट से लेती थी और उसको एक्सचेंज कर देती थी टी से। सिंस कैंटोन में ये बहुत डिमांड में था, इसलिए कैंटोन में चाइना में ये बहुत इजीली बाय आउट हो जाता था या ले लेते थे, और टी उनको बदले में ले लेते थे, दे देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इससे एडवांटेज क्या होने लगा, इससे एडवांटेज ये होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब मतलब लंदन से जो ट्रेजरी से जो पैसे वो निकालते थे, मनी इंपोर्ट करने के लिए इसका कैंटोन से, तो वो कैंटोन से उन्होंने ट्रेजरी से पैसे निकालना बंद कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी से बुलियन, उसको बोला जाता था बुलियन, क्योंकि पहले जो ट्रेड होता था वो पूरा का पूरा ट्रेड जो होता था इधर सिल्वर एक्सचेंज में होता था, मतलब आपको सिल्वर के कॉइन देने पड़ते थे या तो गोल्ड के कॉइन देने पड़ते थे, मतलब बिस्किट या कॉइन देने पड़ते थे, तो उनको बोला जाता था बुलियन। तो ये बुलियन का ट्रेड खत्म हो गया, तो इससे इंग्लैंड का गोल्ड और सिल्वर का जो बेसिकली लॉस हो रहा था वो लॉस होना बंद हो गया। अब ये जो टी लाते थे कलकत्ता, इस टी को ये डायरेक्टली नहीं ले जाते थे, पहले कलकत्ता ले जाते थे, ये चाइना से डायरेक्ट यूरोप नहीं ले जाते थे, पहले ये ले जाते थे कलकत्ता, और कलकत्ता से ले जाते थे ये लंदन, और लंदन में ले जाके, लंदन में टी वॉज अ लग्जरी प्रोडक्ट, टी वॉज कंसिडर्ड अ लग्जरी प्रोडक्ट। तो ये टी जो है वहाँ पे बहुत हाई रेट पे सेल होती थी। तो ये चाइना से खरीद रहे हैं फ्री में, और वहां पे ले जा रहे हैं, लंदन में ले जा रहे हैं बहुत हाई रेट पे प्रॉफिट में उसको सेल कर रहे हैं, और दिस इज हाउ दे यूज टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो ये दो तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनियां प्रॉफिट बना रही है। एक तो ये डायरेक्टली इसको जो इनको सेल कर रहे हैं, इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, उससे उनको टी फ्री में मिल रही है, और दूसरा उसको वो बहुत हाई रेट पे सेल कर रहे हैं लंदन में ले जाके, तो इनको बहुत हाई रेट पे वहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक तो इनको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और दूसरा ये रेमिटेंस यहाँ से ला रहे हैं लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ पे वापस। तो ये इनके बहुत हाई रेट में उनकी अर्निंग जो है यहाँ पे बढ़ गई। तो ये ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलना किसको चाहिए था, इंडिया को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से प्रॉफिट का एक सोर्स मिल गया, और यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके ये ट्रायंगुलर ट्रेड से ये बहुत हाई अमाउंट में प्रॉफिट कंडक्ट करने लगी। इसमें ओपीएम का आप नाम याद रखिएगा, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में एक वॉर पढ़ाया जाएगा, इंग्लैंड और चाइना के बीच में दो वॉर हुए थे, दैट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ओपीएम वॉर। ये ओपीएम वॉर क्यों हुए थे, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने जो है ये ओपीएम को बैन करके रखा था। चाइनीज गवर्नमेंट जो थी, मतलब चाइनीज एम्परर जो थे, उनको ये पता था कि ओपीएम से कल्चर जो है खराब होता है, हमारे बच्चे जो है बिगड़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने ओपीएम का कल्टीवेशन और इंपोर्ट दोनों बैन करके रखा था। लेकिन ब्रिटिशर्स, ओपीएम का सबसे ज्यादा वैल्यू ओपीएम की होती थी चाइना के पोर्ट पे ट्रेडर्स के बीच में, तो ओपीएम को वो चोरी छुपे एक्सपोर्ट किया करते थे चाइना में। और चाइना को जब वो शिप पकड़ में आ गया दो बार, तो उसने ब्रिटिशर्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था, और इसीलिए इनको बोला जाता है ओपीएम वॉर्स। तो दो ओपीएम वॉर हुए थे, बट स्टिल डिस्पाइट दैट चाइना में वो ओपीएम का एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यू करते रहे। लेकिन इनको एक चीज समझ में आ गई कि ओपीएम, बहुत टाइम तक ओपीएम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि जिस दिन हमारे जैसे जैसे हमारे सोर्सेस पकड़े जाएंगे ओपीएम इंपोर्ट करने के, एक्सपोर्ट करने के, वैसे वैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी कि हम ओपीएम के बदले में टी खरीद लें और टी को जो है यूरोप में एक्सपोर्ट कर दें। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे वर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, जिससे वो चाइना पे अपनी डिपेंडेंस खत्म कर लें। तो चाइना पे डिपेंडेंस खत्म करने के लिए उन्होंने दो चीजें करी। एक तो अपनी ब्रिटिश की कॉटन मिल सेट करना शुरू करी, तो सूरत में, बॉम्बे में, ठीक है, ये अपना मसूलीपट्टनम में, यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री सेट करना शुरू करी।
और इसके साथ साथ इन्होंने जो अपने हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उन एग्रीकल्चरल लैंड पे कमर्शियल क्रॉप्स का ग्रोथ करना या एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करना, प्रमोट करना शुरू करा। तो इंडिगो, कॉटन, जूट, रॉ सिल्क, ओपियम, पेपर, टी, शुगर, दीज आर कॉल्ड एज प्लांटेशन क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खाने के काम नहीं आती, मतलब फूड ग्रेन की तरह आप इनको डेली मील में खाना पेट भरने के लिए नहीं कर सकते। They were solely grown, used to be grown for the purpose of selling into the markets, for the purpose of profit. प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये क्रॉप्स ग्रो करी जाती थी, सेल करने के लिए मार्केट में। तो इंडिगो रिवोल्ट हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सिविल एंड ट्राइबल रिवॉल्यूशंस बिफोर द ईयर 1857 एंड आफ्टर द ईयर 1857। तो अगर आपको याद हो तो 1858 में हमने इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ था एक बंगाल में, तो वो इंडिगो रेबेलियन के बारे में हमने 1858 के ईयर में ये इंडिगो रेबेलियन के बारे में पढ़ा था हमने। तो इंडिगो रेबेलियन में हमने यही पढ़ा था कि एक रीजन में जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे इंडिगो फोर्सफुली यूरोपियन प्लांटर्स जो ग्रो कराया करते थे, उसका फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था और इंडिगो रेवोल्यूशन वो जो था वो सक्सेसफुल हुआ था। तो ऐसे करके हमारे इंडिया में, वो तो एक उतने पोर्शन में ही सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन ऐसे करके हमारे बाकी के जितने भी रीजन थे हमारे क्रॉस द इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्रॉप्स, रॉ क्रॉप्स, ये कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करा, जिससे हमारे यहाँ फूड ग्रेन की शॉर्टेज होने लगी। तो यही चीज जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि हमारे एग्रीकल्चरल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो हमने एक पॉइंट ये देखा कि इंडेप्टेडनेस हमारे फार्मर्स की बढ़ने लगी थी और एम्पावरमेंट होने लगा था। एम्पावरमेंट का वन ऑफ द रीजन वाज कि फार्मर्स एक तो पहले तो डेप्थ में ग्रोथ कर रहा है, मतलब कल्टीवेशन कर रहा है, और डेप्थ में कल्टीवेशन करने के साथ साथ उसमें भी वो कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहा है। और ये कमर्शियल क्रॉप में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अलग खेल खेलती थी। ये क्या खेलती थी? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स से ये कमर्शियल क्रॉप कराने के पहले एक एग्रीमेंट करती थी कि हम आपसे इतनी प्राइस पे ये खरीदेंगे। और ये प्राइस जो होती थी ना, फार्मर्स को तो आइडिया होता नहीं था कि मार्केट में इन कमर्शियल क्रॉप्स की कितनी वैल्यू है, तो ये प्राइस बिल्कुल एक्सट्रीमली लो लेवल की रखी जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जानबूझ के, ईस्ट इंडिया कंपनी जानबूझ के बहुत लो लेवल पे कर रखती थी, जिससे उनके पास इतने ही पैसे आते थे, इतनी ही मनी अर्न कर पाते थे वो, कि वो अपना डेप्ट भी प्रीपे नहीं कर पाए, पूरा इंटरेस्ट पेमेंट, और खाने के लिए भी ना खरीद पाए। तो जब ये फार्मर्स ग्रो करते थे ना ये क्रॉप, तो ग्रो करने के बाद उनके पास इतने पैसे आते ही नहीं थे, और उसको दोबारा, मतलब अपने खाना, फूड ग्रेन खरीदने के लिए दोबारा से उधारी लेनी पड़ती थी उसके लिए अलग से। और ऐसे करते करते वो इतनी पॉवर्टी में चला जाता था कि वो लेबर में कन्वर्ट हो जाता था। और जब लेबर में कन्वर्ट हो जाता था तो इट यूज्ड टू बिकम वेरी इजी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो इस किसान से लैंड वापस छीन के किसी और को दे दें और किसी और को एम्पावरिश करें। ऐसे कर करके इन्होंने हमारे पूरी की पूरी जो रूरल पॉपुलेशन थी उसको पूरा का पूरा एम्पावरिशमेंट या पॉवर्टी में धकेल दिया। और ये हमारे एग्रीकल्चर पे ये इम्पैक्ट पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी का। तो ये किस प्राइस पे बाय करते थे फार्मर से, ये भी कंपनी फिक्स करती थी, किस रेट पे उसको मार्केट में सेल करेगी। तो ये फार्मर से बहुत कम रेट पे, बहुत लो प्राइस पे बाय करती थी फार्मर से कमर्शियल क्रॉप, और उसको इंटरनेशनल मार्केट में या यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में जाके बहुत हाई रेट पे सेल करती थी, और इससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये बनाती थी। और ऐसे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया था। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारे इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियल या ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी का, वो ये था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा एम्पावरिश हो गया, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल इन द सेंस कि अगर कभी वॉर आता था या कभी कोई पेंडेमिक आती थी या फिर मानसून कभी पुअर हो जाता था ना, तो मानसून पुअर हो जाने के कारण जो कमर्शियल क्रॉप ग्रो हो रही है वो भी ग्रो नहीं होती थी। तो उस केस में ना तो उसके पास मार्केट में सेल करने के लिए कुछ बचा और ना कुछ खाने के लिए बचा। और अगर आपको याद हो, तो अगर आपको कभी एक जनरल नॉलेज भी हो तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ जब ब्रिटिश के पीरियड में जब फेमाइन आता था तो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एटलीस्ट 1 से 5 लाख की पॉपुलेशन तो ऐसे ही मर जाती थी। क्यों मर जाती थी? क्योंकि खाने वाली क्रॉप ग्रो कर नहीं रही। पहले के टाइम में क्या होता था, फार्मर्स जब अच्छा सीजन चल रहा है ना, तो अच्छा सीजन चल रहा होता था, तो जैसे कभी किसी साल में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ तो उस केस में बहुत सरप्लस ग्रो होता था। तो जब सरप्लस ग्रो होता था तो उसमें से वो कुछ पोर्शन निकाल के वो अपने पास स्टोर कर लेता था कि मान लो अगले साल अगर मौसम अच्छा नहीं हुआ या मानसून अच्छा नहीं रहा, तो उस केस में उसने जो सेव करा है वो सेविंग उसके खाने के काम आ जाएगी। लेकिन अभी क्या हो गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर में ही हैज नाउ स्टार्टेड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप फेल हो गई तो ना तो उसके पास अगले साल पिछले साल की कोई सेविंग है खाने की, ना तो उसके पास पैसे है कि वो जाके खरीद पाए। और जब पैसे नहीं है खरीदने के लिए मार्केट से, तो व्हाट विल ही डू, ही विल गो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन फॉर न्यू डेप्ट कि आप हमको पैसे दे दो, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको चाल में फंसा लेती थी कि ठीक है आप पैसे ले जाओ, लेकिन
अभी जब मॉनसून ठीक हो जाएगा तो आपको ये वाली क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी। तो वो एक साइकिल में फंस जाता था जिसमें वो हमेशा घूमता रहता था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो कभी भी उस साइकिल से बाहर निकल जाए। और ऐसे करते करते हमारा लैंड का पूरा डाइवर्शन हो गया कमर्शियल क्रॉप के लिए फ्रॉम फूड क्रॉप, और हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरे रूरल एरिया या रूरल इकोनॉमी जो थी वो पूरी की पूरी इनस्टेबल हो गई। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑन अवर एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर हम देखें उसके आगे की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना इनस्टेबल हो गया था कि हम पूरे के पूरे इतने डिपेंडेंट हो गए थे कमर्शियल क्रॉप पे कि एक टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, एक टाइम ये आया था कि जब 1860 से लेके 1880 तक, अराउंड अराउंड ये पीरियड है 1850 से लेके 1880 तक, जब नॉर्थ अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था उनका खुद का। तो नॉर्थ अमेरिका में सिविल वॉर होने के कारण हुआ क्या कि कॉटन की डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि कॉटन के अक्रॉस द वर्ल्ड दो ही सोर्सेस थे प्रोडक्शन के। एक तो एशिया, मतलब एशिया में भी इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था, प्रोड्यूसर था, और दूसरा था नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एकदम फॉल हो गया, कोलैप्स हो गया। तो ग्लोबल मार्केट में कॉटन की बहुत डिमांड हो गई। तो जब कॉटन की बहुत डिमांड हुई तो हमारे बेसिकली जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेस में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर करके कॉटन का प्रोडक्शन कराया। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस बहुत हाई है तो उससे होना ये चाहिए था कि बहुत हाई प्राइस पे बिकता और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता और उसको वो सेव करके आगे के आने वाले सालों में उसको वो यूज़ कर लेते फूड ग्रेन्स क्रॉप बाय करने के लिए। लेकिन हमने जैसा कि देखा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत एक्सट्रीमली लो प्राइस फिक्स करके उनसे खरीदती थी। तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, मतलब ये जो 20 साल का पीरियड था जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइस बहुत हाई थी, उससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया और हमारे फार्मर्स को कुछ मिला नहीं। हमारे फार्मर्स गरीब के गरीब बने रहे। और जब 1880s में 1874 वाज द ईयर एग्जैक्टली, जब यूरोप में नॉर्थ अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ, तो सिविल वॉर खत्म होने के बाद यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन वापस होने लगा। और जब कॉटन का प्रोडक्शन वापस होने लगा तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की सप्लाई वापस नॉर्मल हो गई। और जब कॉटन की सप्लाई वापस नॉर्मल हुई तो एग्रीकल्चर कॉटन के प्राइस जो थे इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से कोलैप्स हो गए। और जब कोलैप्स हो गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि हम आपसे कॉटन नहीं खरीदेंगे, आपको इसको मार्केट में सेल कर दो। अब वो फार्मर जब मार्केट में लेके गया कॉटन को तो उसको पता इसकी तो कुछ प्राइस ही नहीं बची, इतनी ज्यादा कॉटन की सप्लाई हो गई है। तो उस केस में उस बेचारे की पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई और बर्बाद होने के साथ उनका पूरा का पूरा एक फेमाइन आ गया जिसके कारण मिलियंस, मतलब लैक्स टू मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड हुई और ज्यादा पॉवर्टी में चली गई। तो दिस वाज द रीजन या दिस वाज द मैकेनिज्म कि कैसे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ब्रिटिशर्स के आने के पहले एकदम सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम कभी भी फूड ग्रेन का इंपोर्ट नहीं करते थे, बहुत नॉमिनल अमाउंट में हम करते थे। अदरवाइज हमारी नीड ही नहीं थी। हम एग्रीकल्चरल क्रॉप इतना अच्छा प्रोडक्शन करते थे कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस करके खुद ही कंज्यूम कर लेता था, उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता था, कहीं से खरीदना नहीं पड़ता था। इस पूरे के पूरे सिस्टम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिपेंडेंट सिस्टम बना दिया और बाय द टाइम 1850s 1860s अराइव, हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो गए मार्केट के ऊपर। हमारे फार्मर्स पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो गए मार्केट के ऊपर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर कंजम्पशन नीड। तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का पूरा एम्पावरिशमेंट हो गया एंड दिस वाज द मेन थिंग which was happened with the agricultural sector of India. So अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड सेक्टर पे। मैंने आपको क्या बोला था, इंडिया के जो तीन सेक्टर थे, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर थे इकोनॉमी के। पहला एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के साथ क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद ये हमने देख लिया। द सेकंड इज ट्रेड। तो ट्रेडिंग सेक्टर जो था उसको हम देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहले तो हमारा ट्रेडिंग सेक्टर जो था वो बहुत अच्छा था। अगर आपको पता हो तो हम वर्ल्ड की टॉप 5 ट्रेडिंग इकोनॉमीज में आते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले। हमारी जीडीपी बहुत ही अच्छी थी। तो हमारा ट्रेडिंग सेक्टर वॉज वेरी एक्सटेंसिव। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम प्रिमिटिव थे, मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ था। हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम या शिपिंग सेक्टर जो था उतना अच्छा नहीं था। उसके बावजूद हम नेविगेशन में उतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद हमारा ट्रेड जो था काफ़ी एक्सटेंसिव था। हमारे जो इम्पोर्ट थे, किसी भी कंट्री की ट्रेडिंग्स की कंडीशन आपको पता करनी हो तो आपको एक ही चीज़ देखनी पड़ती है हमेशा कि उस कंट्री के इम्पोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अगर वो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है मतलब वो कंट्री बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में है, ठीक है। तो हमारे इम्पोर्ट बहुत कम थे एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में। हम जितना एक्सपोर्ट करते थे, हम दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे जो नीड की थी, और हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे ना, वो भी हमारा इंपोर्ट कम होने का कारण क्या था,
हम जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो ऐसी चीजें थी जो जरूरी नहीं थी। तो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था, लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कंजम्पशन करता था लग्जरी गुड्स का, सिर्फ वही इंपोर्ट करते थे। तो हमारे इंपोर्ट क्या थे, हम पर्शियन गल्फ रीजन से जो थे पर्ल, वूल और डेट्स। डेट्स मतलब जो आप डेट खाते हो ना, मतलब डेट पाम वाला डेट, मतलब खजूर वाला जो डेट बोलते हैं, ठीक है, वो वाला डेट हम इंपोर्ट करते थे पर्शियन गल्फ से। अरेबियन रीजन से हम क्या करते थे, कॉफी, गोल्ड, हनी, इसका इंपोर्ट करते थे। यूरोपियन रीजन से हम क्या करते थे, गोल्ड, वूल, क्लोथ, मेटल्स, पेपर। अगर आप क्लोथ छोड़ दो ना, क्लोथ में भी लिमिटेड जो लग्जरी क्लोथ थे जनरली वो इंपोर्ट होता था। तो अगर आप उसको भी चलो मान लो, मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वाला भी आता था, तो अगर आप क्लोथ को छोड़ दो ना, तो बाकी ये वाली लिस्ट में इफ यू कैन सी हियर, ऐसी एक भी कमोडिटी नहीं है जो नेसेसरी है, मतलब जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। राइट, ये सारी लग्जरी आइटम थे, और इसीलिए बहुत लिमिटेड स्केल पे, मतलब जो रिच क्लास थी, जो एम्परर क्लास थी, प्रिंसली क्लास थी, या फिर जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, सिर्फ वही ये इम्पोर्ट करती थी। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हम बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत नेसेसरी थी अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ नेसेसरी आइटम्स का ही हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, रॉ सिल्क, इंडिगो। इंडिगो डाई का नाम होता है एक, जो क्लोथ को कलर देने के लिए काम आती है, जो हमारे यहाँ बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती थी। देन राइस इसलिए ग्रो होती थी इंडिगो, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट था वो इंडिगो ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। यूरोप में ऐसी क्लाइमेट, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता था ना, तो इंडिगो वहाँ अच्छे से नहीं होती थी, और जितनी थोड़ी बहुत होती थी वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। राइट, तो राइस हो गया, ओपियम हो गया, वीट हो गया, पेपर हो गया, स्पाइसेस हो गया। तो पेपर और स्पाइसेस तो खैर फिर भी लग्जरी आइटम में आ जाते हैं थोड़े बहुत, बट वीट हो गया, राइस हो गया, इंडिगो हो गया, रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, दे आर ऑल नेसेसरी। या ऐसे आइटम है जिसको आप मतलब रोक नहीं सकते, जिसको कंजम्पशन आप स्टॉप नहीं कर सकते। यूरोप की सबसे बड़ी इंडिया से प्रॉब्लम थी, पता वो क्या थी, वो ये प्रॉब्लम थी कि हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाते जिसकी इंडिया को जरूरत हो, और इंडिया वो सारी चीजें बनाता है जिसकी हमको जरूरत है। और इसलिए यूरोप इंडिया से बहुत परेशान था, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण उस बेचारे को अपने बुलियन हमको देने पड़ते थे, सिल्वर और गोल्ड हमको देने पड़ते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ आने का सबसे मेन पर्पस यही था कि ये जो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं ना इंडिया के पास, वो बंद हो जाए, ऐसा कुछ आप करो। और यही काम करने ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी। तो हमारा जो ट्रेड था उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो हमेशा सरप्लस में होता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से का माइनस नेट जो होता था वो हमारे हमेशा फेवर में रहता था। हम कमाते ज्यादा थे, खर्च कम करते थे। एंड द सेकंड थिंग वाज मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत अच्छी थी। वी वर वन ऑफ द वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग की टर्म्स में हम टॉप 5 इकोनॉमी में आते थे, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आके हमको ओवरटेक नहीं कर दिया। राइट, सो ये दो कंडीशन में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। इन ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ आने के 20 से 30 साल बाद यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना चालू हुआ था। राइट, सो ये हमारे ट्रेड का फीचर था। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, हमारा ट्रेड भी काफी अच्छा था। हमारी इकोनॉमी जो थी सेल्फ सफिशिएंट थी, ना सिर्फ एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में बट ऑल्सो इन ट्रेड। हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम अपना जितना बनाते थे उसी में हम कंज्यूमशन करके अपने ऊपर डिपेंडेंट थे, अपने ऊपर सेल्फ सफिशिएंट थे। बट कॉलोनियल रूल आने के बाद हमारा ये जो ट्रेड था पूरा का पूरा अपसाइड डाउन हो गया। हम जो प्रॉफिट में थे हम लॉस में चले गए, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये नेगेटिव में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा ट्रेड पूरा अपसाइड डाउन कन्वर्ट कर दिया। हमसे चीप मतलब बल्क गुड्स का इंपोर्ट करने लगे वो, ठीक है, 1830 के बाद से स्पेशली, और वन वे फ्री ट्रेड कर दिया मैंने। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये दो चीजें समझते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ आने के बाद हमारे साथ दो चीजें करी। एक तो यूरोप में क्या था, 1813 एक ऐसा ईयर है, मतलब ये चार्टर एक्ट आप अभी पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। एक चार्टर एक्ट आया था। तो इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कम कर दिया गया था, और यूरोपियन ट्रेडर्स को परमिट कर दिया गया था। पहले 1813 के पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज परमिटेड कि वो इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड कर सकती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। 1813 के बाद टी को छोड़ के यूरोपियन जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको अलाउ कर दिया कि आप अब आप भी इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे अपसाइड डाउन हो गया, हमारा ट्रेड उल्टा कैसे पलट गया। प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप में कॉटन नहीं होता था लार्ज अमाउंट में, लेकिन यूरोप ने मशीन डेवलप कर ली बहुत फास्ट रेट पे क्लोथ बनाने की। ठीक है। तो नाउ व्हाट दे वांट की, दे वांट इज कि हमारा क्लोथ बने, लेकिन यूरोप के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन बहुत कम है तो प्रॉब्लम ये है कि जितना कपड़ा वो बना सकते हैं उतना उनके यहाँ पहनने वाले नहीं है। तो उनको एक चीज तो चाहिए क्या, मार्केट, और दूसरा उनको चाहिए रॉ मटेरियल की सप्लाई, क्योंकि वो कॉटन इतना ग्रो नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए रॉ मटेरियल। अब इनके यहाँ ग्रो कौन कर रहा है, इनके यहाँ बेसिकली ये क्लोथ बना कौन रहा है, तो क्लोथ बना रहे हैं इन्वेस्टर्स, इंटरप्रेन्योर्स। अब कोई भी इन्वेस्टर या इंटरप्रेन्योर कोई भी ग्रोथ कब करता है, वो कभी भी बिजनेस तब सेट करता है जब उसको उस चीज में कोई प्रॉफिट दिख रहा हो। और प्रॉफिट कब मिलेगा, जब रॉ मटेरियल जो है वो बहुत सस्ते रेट में मिले, और जो उसके प्रोडक्ट सेल हो वो बराबर, मतलब जो रेट है, जो एमआरपी है उस पर प्रॉपर सेल हो, अच्छे खासे रेट पे सेल हो। अब इशू ये है कि इंडिया में क्लोथ का हमने हमने देखा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी क्लोथ की। तो क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग इतनी होती थी कि हमारे लोग सफिशिएंटली सरवाइव कर ले, मतलब उनको क्लोथ बाहर से ना मंगवाना पड़े, इतना बना लेते थे हम क्लोथ। तो प्रॉब्लम ये इंडिया में चीप लेबर है, तो चीप लेबर के कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ से क्लोथ आता था, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यूरोप से क्लोथ यहाँ सेल नहीं हो रहा। सेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया में मार्केट है, तो मतलब पॉपुलेशन तो है, लेकिन इंडिया में जो क्लोथ बन रहा है उससे वो compete नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंडिया में जो क्लोथ बन रहा है वो बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू यूरोप, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर यूरोप को इंडिया में क्लोथ सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको रॉ मटेरियल चीप मटेरियल पे चाहिए। अब आप याद करो, ऊपर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम चेंज कर दिया ना, तो एग्रीकल्चरल सिस्टम चेंज करने के बाद अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कॉटन बहुत लो रेट पे ग्रो करवा रही है। ये लो रेट पे जो ग्रो करवाया इन्होंने कॉटन, इसको वो भेजा करते थे यहाँ यूरोप में, और यूरोप में जो मशीन या प्लांट लगे हैं वहां पे वो क्लोथ के फॉर्म में कन्वर्ट होता था, और वो ही क्लोथ फिर वो इंडिया में सेल करते थे या सेंड करते थे सेल करने के लिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताई, ये जो क्लोथ यहाँ पे आ रहा है ये इंडियन क्लोथ के साथ compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में बना हुआ क्लोथ इंडिया में सस्ता बिकेगा ना। ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या किया जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला। इस लॉ के अंदर में अगर कोई इंडियन क्लोथ पहनता है तो इंडियन क्लोथ पहनने पे पेनाल्टी लगेगी। ठीक है। अब ये पेनाल्टी लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोथ बन रहा है ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं। पेनाल्टी लगेगी तो होगा क्या, इंडिया से अगर कोई सस्ता कपड़ा बन के आ रहा है यूरोप में सेल होने के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर पेनाल्टी लगाई है, तो पेनाल्टी जुड़ के उसकी एमआरपी पे वो क्लोथ ब्रिटिश में जो क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा है उससे भी महंगा पड़ेगा। तो नाउ व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल प्रेफर, ब्रिटिश पॉपुलेशन क्या प्रेफर करेगी अब, कि हम वहीं पे जो क्लोथ बन रहा है वही खरीदें। तो हमारे एक्सपोर्ट तो इन्होंने कंट्रोल कर दिया, मतलब हमारा एक्सपोर्ट तो इन्होंने रोक दिया। अब जो क्लोथ यहाँ पे जा रहा है, अब इनको यहाँ पे भी सेल करना है ना, मैंने आपको बताया यूरोप में इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि पूरा का पूरा जो क्लोथ वो बना रहे हैं उसको पूरा का पूरा सेल कर पाए। तो अब यहाँ पे सेल करवाना है तो उनको अपने क्लोथ को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, प्राइस में कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। तो प्राइस में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे वो, प्राइस में कॉम्पिटिटिव ऐसे बनाएंगे कि उन्होंने दो चीजें करी। ईस्ट इंडिया मतलब जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने दो चीजें करी। एक तो उन्होंने इंडिया में जो क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा है उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी, टैक्स which is produced inside the country. यस। आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन करने पे जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी बोली जाती है। लेटेस्ट से मैं आज की डेट में अगर क्लोथ प्रोड्यूस करने लगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 10% बोला। तो अगर मुझे क्लोथ प्रोड्यूस करने में 10 रुपीज खर्चा आता है एक शर्ट बनाने में, तो 10% मतलब 1 रुपये, मतलब 1 रुपये ड्यूटी लगेगी। तो एक तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, दूसरा उन्होंने यहाँ से जो भी क्लोथ आ रहा है
उस पे इम्पोर्ट या कस्टम ड्यूटी जो है वो 0 कर दी, मतलब ड्यूटी फ्री कर दिया इम्पोर्ट को। मतलब यहाँ से जो भी क्लोथ आएगा उस पर जो टैक्स लगता था इंडिया पे एंटर होने पे, वो ड्यूटी खत्म कर दी, तो इस पे कोई टैक्स लग ही नहीं रहा। और तीसरा, इन्होंने इंडिया से जो क्लोथ आ रहा है यहाँ पे, लेटर से कोई इंडिया का क्लोथ पहनना चाहता है फिर भी, तो इस पे उन्होंने इम्पोर्ट भी ड्यूटी भी लगा दी अच्छी खासी। तो पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी इंडिया से जो क्लोथ आने वाला है यूरोप में, उसके ऊपर उस पर पेनाल्टी लगेगी अगर कोई खरीद रहा है उसको तो उसको, और उसके कारण उसके प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव हो जाते थे इंडिया के क्लोथ यूरोप में जाके कि कोई उनको खरीदता ही नहीं था। तो बेसिकली आपने हमारा जो क्लोथ यूरोप में सेल हो रहा है उसको भी खत्म कर दिया, या जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट यूरोप से जो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको आपने चीप बना दिया कस्टम ड्यूटी हटा के। और तीसरा, हमारे जो क्लोथ प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर आपने इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा दी कि वो जो इम्पोर्टेड क्लोथ है उससे ज़्यादा महंगा हो जाए। और इस कारण से यूरोप से आने वाला जो क्लोथ है वो बहुत चीप फील होने लगा हमको, और इसलिए इंडिया में इसका कंजम्पशन बहुत हाई लेवल होने लगा। तो आप समझिए एक चीज, मार्केट में दो ही टाइप की चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं जिससे सबसे ज्यादा इकोनॉमी चलती है। एक तो क्लोथ, टेक्सटाइल सेक्टर, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उस टाइम टेक्नोलॉजी तो है नहीं आईटी वगैरह कि आप आईटी वगैरह के प्रोडक्ट सेल कर लो, टेक्नोलॉजी या सर्विस सेक्टर सेल कर लो। तो हमारे यहाँ आईटी सेक्टर तो है नहीं, एजुकेशन सेक्टर तो है नहीं। तो जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी वो दो ही चीज़ों पे डिपेंडेंट थी, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा टेक्सटाइल। क्योंकि मास लेवल पर दो ही चीज़ें खरीदी जाती है ना, जनरल पॉपुलेशन दो चीज़ें ही खरीदती है सबसे ज़्यादा, या तो खाना खरीदती है या तो कपड़ा खरीदती है। आपने खाना प्रोड्यूस करना बंद करवा दिया तो एक तो हम इम्पोर्ट के लिए उस पर भी डिपेंडेंट हो गए, और दूसरा हमारा जो ये जो क्लोथ है ये भी सेल करवाना बंद करवा दिया। तो ये भी हमारा चला गया हाथ से। मतलब अब हम ग्लोबल मार्केट जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे अब हम एक्सपोर्ट नहीं करते। कॉटन के टेक्सटाइल जो हमारा चीफ एक्सपोर्ट था ये आपने पूरा हमारा खत्म करवा दिया। तो हम रॉ कॉटन सेल करते हैं वो भी बहुत चीप रेट पे। रॉ सिल्क जो है वो भी अब हम डायरेक्टली सेल नहीं कर पाते। ये जो कमोडिटीज जो थी, बाकी की जो कमोडिटीज थी जैसे कि पेपर हो गया, पेपर वॉज यूज टू बी कंसिडर्ड, पेपर और स्पाइसेस जो थे इट यूज टू बी कंसिडर्ड अ लग्जरी आइटम इन यूरोप। तो ये जो पेपर हो गए, स्पाइसेस हो गए, ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया, जिन पे हम प्रॉफिट कमा भी सकते हैं, तो वो भी आपने हमारा बंद करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि ईआईसी ने फार्मर्स के ऊपर इतनी टैक्स की ड्यूटी लगाती थी कि वो डायरेक्टली तो सेल कर नहीं सकते थे। सिर्फ यूरोपियन ट्रेडर्स या यूरोपियन कंपनीज जो थी वो एग्जेम्प्टेड थी कि वो मार्केट में लाके सेल कर सकती हैं कम कस्टम ड्यूटी पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फार्मर से डायरेक्टली खरीदती थी और बहुत कम रेट पे खरीदती थी और उसको जाके सेल करती थी कहाँ पे? यूरोप में। अच्छा, अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स ले जाके बेचती थी वहां पे यूरोप में और अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब हमसे खरीद के ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, रेस्ट ऑफ द यूरोप में, ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे बहुत सस्ते रेट पे, हमारे फार्मर्स से बहुत सस्ते रेट पे ले जाके पूरे वर्ल्ड में उसको सेल किया करती थी। तो ये जो सेल किया करती थी ना, ये इससे जो प्रॉफिट कमाती थी, अब ये जो प्रॉफिट कमा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे हैं कौन? यूरोपियंस। अब ये यूरोपियंस जो मनी कमा रहे हैं, प्रॉफिट जो है वो बेसिकली सैलरी में जाएगा या कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर तो कहाँ पे है? लंदन में। तो ये जितने भी प्रॉफिट कमाएंगे या पैसे कमाएंगे इसको वो वापस कहाँ भेजेंगे? इंग्लैंड में। जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो अपनी सैलरी मिलेगी वो कहाँ भेजेंगे वापस? अपने घर इंग्लैंड में। तो इंडिया के पास ना ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद इंडिया से रही है, तो जो पैसा प्रॉफिट मतलब सेल करके हमारे प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में इंडिया में आना चाहिए, अब वो भी इंडिया में नहीं आ रहा, वो कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड। तो इस तरह से हम जो पहले सरप्लस हुआ करता था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम जो ट्रेड में सरप्लस हुआ करते थे अब हम ट्रेड में भी सरप्लस नहीं है, अब हम ट्रेड में भी हमारा फॉल हो गया और ट्रेड में भी हम खत्म हो गए। तो ये हमारा ट्रेडिंग सेक्टर भी खत्म हो गया। दिस वाज द सेकंड सेक्टर जो हमारा खत्म हो गया, ट्रेड। अब बचता है लास्ट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। अब पहले इस पे बढ़े, इसके पहले अब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर थोड़ा सा बड़ा है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में एक अलग से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट भी हमको पढ़ना होता है। तो वो हम तब पढ़ेंगे जब हम आपको एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग सेक्टर समझ में आ जाएगा। तो आप ये हो गया हमारा ट्रेडिंग सेक्टर। लास्टली हम आते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के बात कर लेते हैं। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली, मतलब एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग के मतलब आप नीचे भी नहीं रख सकते। दिस वाज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा ना, आज के सेक्टर में भी, आज की डेट में भी हमारे यहाँ रोड साइड पे कई लोग जो है काम करते रहते हैं, शॉल बनाते हैं, कारपेट सेल करते हैं और मटका बना के सेल करते हैं। कई
आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब हमारे यहाँ मॉडर्न स्टील फैक्ट्री या आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज वगैरह सेट नहीं हुई है, तब तो सब कुछ हाथ से ही बनाया जाता था। आयरन स्मिथ हो गया, अपने लोहार हो गए, अपने ये अपना ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है, ये सारे लोग ही सारे काम किया करते थे। जनरली जितनी भी डेली यूज की हमारे यूटेंसिल वगैरह है ना, ये सब यही लोग बनाया करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट वाज नॉट अ स्मॉल सेक्टर, बहुत सारे लोगों को मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। तो मेटल वेयर जो हम चीफ कंपोनेंट हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट में बनाते थे वो था मेटल वेयर, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल, शॉल, कारपेट, जरी के गुड्स, इमिटेशन ज्वेलरी, अर्थन वेयर, जूट प्रोडक्ट, मार्बल स्कल्पचर, ये सब कुछ हम अपने हाथ से बनाया करते थे। इनके हमारे यहाँ स्पेसिफिकली रीजन हुआ करते थे। हमारा जो इंडिया था उस टाइम, उसमें ये इनके डेडिकेटेड रीजन हुआ करते थे जहाँ पे ये अलग से बने करते थे। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेक्टर था डक्का और मुर्शिदाबाद। आज की डेट में जो ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल, उस टाइम वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो डक्का और मुर्शिदाबाद में बेसिकली ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। पटना में थी, सूरत में, अहमदाबाद में, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, लाहौर, मसूलीपट्टनम, बंगाल, मदुरई, ये कॉटन टेक्सटाइल के बेसिकली जोन थे। वुलन मैन्युफैक्चरिंग कश्मीर में होती थी, और शिप बिल्डिंग की भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री हुआ करती थी महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में। तो ये सारे के सारे हमारा मतलब हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर था वो बहुत ही अच्छा खासा सेक्टर था। अगर आप देखोगे तो ये सिटीज अक्रॉस द इंडिया स्प्रेड है। लाहौर पाकिस्तान से लेके, मदुरई साउथ इंडिया से लेके, वेस्टर्न इंडिया में सूरत से लेके, ईस्टर्न इंडिया में डेक्का मुर्शिदाबाद से लेके, नॉर्थ में कश्मीर, हर जगह कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट की टेक्सटाइल ये इंडस्ट्री थी जो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ये भी हमारा पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। तो कोलैप्स क्यों हुआ? रीजन वॉज, पहले तो हमको इसको समझने के लिए बैकग्राउंड में हमको समझना पड़ेगा कि यूके में क्या चल रहा था। जो ऊपर मैंने आपको कहानी बताई वो तो चलेगी। तो ऊपर हमारे यहाँ क्या हुआ, बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म जो था, अब ब्रिटिशर्स जो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पे शिफ्ट हो रहे थे। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या होता है? मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में एक कंट्री से खरीद के हम दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, राइट। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद यूरोप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। तो जब वो वाला कैपिटलिज्म मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तब यूरोप में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो ट्रेडर्स थे वो एक जगह से मतलब वर्ल्ड के एक कोने से कोई चीज खरीदते थे और वर्ल्ड के दूसरे कोने में या यूरोप में लाके उसको प्रॉफिट पे सेल करते थे, हाई प्रॉफिट पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद अब जिनके पास पैसे हैं वो खुद इन्वेस्ट करते थे फैक्ट्री लगाने में और फैक्ट्री से खुद प्रोड्यूस करते थे। मतलब रेदर देन बाइंग फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम देयर ओन एंड दे स्टार्टेड टू सेल इट इन अदर कंट्री। तो ये बन गया एक नया कैपिटलिज्म, मतलब जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और नाउ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डेवलप हो गया। मतलब प्रॉफिट नाउ विल कम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग रेदर देन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म अब आने लगा। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था तो इंडिया में भी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप होना चाहिए थी, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या था? पहला तो बंगाल प्लंडर 1750 में, 1757 में अगर आपको याद हो तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और उसके बाद 1764 तक आते आते बंगाल और अवध, ये पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में चला गया था। अब इन्होंने बंगाल में प्लंडर करना शुरू करा। कैसे करना शुरू करा मैं बताता हूँ अभी। दूसरा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म मतलब हमारी चीजें खरीद के दूसरी कंट्रीज में दूसरे रीजन में सेल कर रही थी, उससे बहुत हाई अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर रही थी। और तीसरा, इनको दीवानी राइट्स मिले थे बंगाल में और अवध में। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट मिले थे, उससे जो सरप्लस कलेक्ट करते थे ये दीवानी के राइट्स से, रेवेन्यू असेसमेंट से, यहाँ से भी ये मनी अर्न कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ तीन जगह से अर्न कर रही थी। एक तो बंगाल का प्लंडर करके। बंगाल का प्लंडर क्या था? बंगाल का प्लंडर ये था कि इन्होंने बेसिकली, जो मैंने आपको ऊपर वाला सिस्टम बताया ना, कि ये फार्मर्स को मजबूर करते थे कि आप लो कॉस्ट पे ग्रो करो और हम उसको हाई प्रॉफिट पे सेल करेंगे मार्केट में, और इनको हम कुछ भी नहीं देंगे फार्मर्स को। दिस वाज कॉल्ड एज बंगाल प्लंडर। सबसे पहले इस सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल में यूज हुई थी, जिसके बाद बंगाल से इन्होंने लूट मचाई थी। मतलब डायरेक्टली फार्मर्स और जो ग्रोअर्स थे
जो डायरेक्टली प्रोड्यूस करके सेल किया करते थे, तो अब वो डायरेक्ट सेल करना या प्रोड्यूस कर पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए डायरेक्ट सेलिंग पे। तो अब जब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इन्होंने फार्मर्स को पॉवर्टी में ढकेल दिया। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा बंगाल की रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, मतलब जितने भी टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, ये वो अर्न कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने बंगाल से जितने भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, उन सबसे मनी अर्न करी, टैक्स से, रेवेन्यू असेसमेंट से, प्रॉफिट्स अर्न करके, और दीवानी के राइट से। ये चार सोर्सेज से, ये चार ही मेन सोर्स होते थे इनकम के, ये चारों सोर्सेज से ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे आने लगा। अब प्रॉब्लम वॉज, जब कोई गवर्नमेंट किसी रीजन पर रूल कर रही है, तो वो जब टैक्स लेती है या रेवेन्यू कलेक्शन करती है, तो उसको री इन्वेस्ट करती है, उस रीजन के डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है। बट ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए यूज नहीं किया कि रीजन में कुछ डेवलपमेंट करे, प्लस प्रोड्यूसर से वो फोर्स प्रोडक्शन तो करा ही रहे हैं लो प्रोडक्शन पे, इसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट ट्रेड भी अलाउ कर दिया। प्राइवेट ट्रेड में क्या अलाउ कर दिया इन्होंने, ये अपने एम्प्लॉयज को, यूरोपियंस को अलाउ करते थे कि आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, जबकि हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते थे तो उन पे ड्यूटी लगाई जाती थी। तो उससे प्रॉब्लम क्या थी कि यूरोपियंस का मटेरियल तो चीप प्राइस पे बिकता था, तो लोग वही खरीदते थे, और जो ट्रेडर्स थे, हमारे ट्रेडर्स, खुद के ट्रेडर्स थे, जब वो सेल करने की कोशिश करते थे, उन पे ड्यूटी लगती थी, तो वो उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होते थे। तो धीरे धीरे हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनका ट्रेड बंद होने लगा या खत्म होने लगा। ठीक है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसके कारण ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन होने लगा इंग्लैंड में। तो ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन के कारण क्या होने लगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आने लगी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कोई बता सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? ये एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। Can anyone tell me what is economies of scale? द्वारिका? No, sir. हाँ? No idea, sir. Okay. Anyone else? स्वर्ण मंजरी? No idea, sir. Okay. आयस कांटा? No, sir. Sorry. Okay. सीमा? सीमा? No, sir. No idea. Okay. चल, इकोनॉमीज स्केल एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है, अगर आप जैसे मान लीजिए एक टूथपेस्ट बनाएंगे ना, लेटेस्ट से आपका कल मन होता है कि आप एक टूथपेस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो टूथपेस्ट का एक सिंगल बॉक्स बनाने में, लेटेस्ट से आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको एक मशीन रखना पड़ेगी, तो मशीन खरीदेंगे, तो लेटेस्ट से ये मशीन 10,000 रुपीज़ की है, ठीक है। मशीन लगाएंगे, उसके बाद एक लेबर को रखेंगे, तो ये लेबर को आपको कुछ लेटेस्ट से 1,000 रुपीज़ सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे कर करके आपके कुछ खर्चे आएंगे, आपको एक जगह खरीदनी पड़ेगी जहाँ पे आप ये मशीन को रख के टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर सकें। अब ये टूथपेस्ट कितने का सेल हो रहा है? 10 रुपीज़ का। आपके खर्चे कितने हैं? 11,000 रुपीज़ में मान लेता हूँ अंदाजे से अभी, तो आप कुछ कमा ही नहीं रहे, ठीक है। लेटेस्ट से इस जैसे जैसे ये मशीन से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा मैं, वैसे वैसे ये मशीन को मेंटेन करने की कॉस्ट या लॉस मेरे कम होते जाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं अगर एक ही लेबर है इसको रख रहा हूँ, तो ये लेबर लेटेस्ट से 1000 टूथपेस्ट बना सकता है। तो जैसे जैसे ये टूथपेस्ट बनाना बढ़ाना शुरू करेगा ना, वैसे वैसे मेरे लॉसेस कम होने लगेंगे। तो माय पॉइंट इज, जैसे जैसे प्रोडक्शन, देखो आपको जमीन का रेंट तो देना ही है, आप ये लैंड जो खरीदा है ना, जिसपे आपने मशीन रखी है, अगर इसका रेंट 10,000 है, तो ये 10,000 तो आपको देना ही है। आपके ऊपर है, आप इस मशीन से जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी बेसिकली कॉस्ट कम होती जाएगी या प्रॉफिट आप ज़्यादा बनाने लगोगे। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप जितना प्रोडक्शन करने लगते हो ना, उतना, या जितनी आपकी सेलिंग होने लगती है, जितना मास स्केल पे आप प्रोड्यूस करते हो, उतना ही कम आपका लॉस होगा। लॉस मतलब उतने ही कम आपके खर्चे होंगे या खर्चों पे मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा। तो आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो रहेगी। जैसे जैसे आप मास स्केल पे प्रोड्यूस करोगे, आपको मशीन का खर्चा तो उतना ही देना है, तो आप प्रोडक्शन और ज़्यादा कर सकते हो, प्रॉफिट और बना सकते हो, और आप चाहो तो कम प्रॉफिट पे भी सेल कर सकते हो।
तो लेटेस्ट से आपने एक टूथपेस्ट बनाया ना, तो एक टूथपेस्ट को अगर आपको लेटेस्ट से लॉस नहीं उठाना है तो आपको ये टूथपेस्ट 11,000 में सेल करना पड़ेगा। ऐसे केस में तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर आप 1000 टूथपेस्ट बनाने लगते हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो गिरने लगेगी प्रोडक्शन की, क्योंकि मशीन तो एक ही यूज करना है ना आपको, चाहे आप एक टूथपेस्ट बनाओ चाहे आप 1000 टूथपेस्ट बनाओ। तो उस केस में आपकी कॉस्ट गिरने लगती है ना, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप जितना प्रोड्यूस करोगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट ये बोलता है आप जितना प्रोड्यूस करोगे उतने ही आपके कॉस्ट का बर्डन कम होने लगेगा आपके ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जितना आपका कम प्रोडक्शन रहेगा, जितना आपका कम सेलिंग रहेगी, उतने ही ज़्यादा आपके जो मिनिमम कॉस्ट है उनका बर्डन आपके ऊपर रहेगा। तो जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा सेलिंग होगी ना, तो आप कम प्राइस पे उसको सेल कर सकते हो। दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो मशीन का यूज होने लगा, तो मशीन का यूज होने लगा तो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने लगा, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने लगा, तो उस कारण से आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो और कम लेबर का, मतलब उतने ही खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन। पहले जितने खर्चे में आप 100 कपड़े बनवाते थे, अब उतने ही खर्चे में आप 1000 रुपये बनवा सकते हो, 1000 कपड़े बनवा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब आप उतने ही कम प्राइस में, मतलब उतने ही फिक्स्ड कॉस्ट में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं ट्रेड की, हैंडीक्राफ्ट की, कि कैसे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इस बेस पे काम करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए। मनी कब आएगी? जब आप कुछ अर्न करोगे। अब इंडिया के साथ क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन, हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेती है पूरा लो प्राइस पे, जिसपे हमारे फार्मर्स कुछ प्रॉफिट नहीं बना पाते, उनको कुछ प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, इनफैक्ट वो डेप्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा, हम कुछ सेल नहीं कर सकते, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड में तो हमारे ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, हमारे यहाँ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर हमारे ऊपर एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, और हम अपने मार्केट में सेल कर नहीं सकते क्योंकि इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही, तो वो चीपर है, तो हम यहाँ से भी अर्न नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो हमारे मेन दो सोर्सेज हैं यहाँ से तो हम अर्न नहीं कर रहे। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे जो प्रोडक्ट सेल कर रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो प्रॉफिट इंडिया पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, मतलब इंडिया में उससे कोई प्लांट नहीं लगा रही कि वो यहीं पे कोई प्लांट लगा के मैन्युफैक्चरिंग करने लगे जिससे हमारा प्रोडक्शन और ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़े। वो इस पैसे को वापस इंग्लैंड में भेज रही है और इंग्लैंड में उसका री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम बेसिकली कहीं से भी कुछ मनी अर्न नहीं कर रहे और हमारा खुद का तो कुछ एक्सपोर्ट बचा नहीं अब। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज तो कब सेट होंगी? जब इन्वेस्टमेंट होगा। आपको पता है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होते हैं जिसमें हम, जो लोग अर्न करते हैं, जिनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जिनके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगाओ और प्रोडक्शन करो और ग्लोबली सेल करो। तो जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी ही नहीं है और मनी के जो सोर्सेज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे के सारे ब्लॉक कर दिए, तो हम कहाँ से अर्न करेंगे? और जब हम अर्न नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगी? तो यही कारण था कि हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो ही नहीं पाई। और इंडस्ट्रीज डेवलप हुएंगी जब, लेकिन वो होंगी कब होंगी? 1914 के बाद से। लेकिन उसका कारण अलग है, वो जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे ना, अलग से एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में इंडस्ट्रीज कब डेवलप हुई और क्यों डेवलप हुई। लेकिन अभी के लिए पॉइंट ये है कि 100 साल तक तो हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई और 100 साल हम पीछे चले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इंडिया ने हमको 1853 के बाद से कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल लगा के हमको चूसना भी शुरू करा, मतलब हमारा खून चूसना शुरू करा। इसने जो इन्वेस्टमेंट, इसने जो हमसे प्रॉफिट कमाया इंडिया के प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करके, वो प्रॉफिट का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, लेकिन सिर्फ उस डोमेन में जिससे वो और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकता है? जैसे 1853 में इन्होंने रेलवे की लाइन डालना शुरू करा प्राइवेट कंपनी की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ। तो इन्वेस्टमेंट लेकिन वही शुरू हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स का ही फायदा हो, हमारा नहीं। तो उन्होंने इंडियन रेलवेज की लाइन डालना शुरू करी। अब ये इंडियन रेलवेज की लाइन कैसे डालना शुरू करी? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जिसका नाम था GIPR। इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो ये इसके अंदर में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज जो इंडिया में काम करने आती थी ना, इन्वेस्टमेंट करने खुद ब्रिटिशर्स के सेक के लिए, उसमें भी हमने गारंटी सिस्टम उनको इंश्योर किया था। हमने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने।
ये गारंटी सिस्टम में क्या होता था ना, ये जो भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आके कोई कंपनी सेट कर रही है कुछ बिजनेस करने के लिए, उसको हम एक इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में एक 5% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते थे रिटर्न में। मतलब वो कंपनी अगर लॉस में भी चल रही है ना, तो भी उस केस में उसको 5% मिनिमम फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, मतलब समझने में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा। कौन सी वाली चीज समझ में नहीं आई स्मृति, क्वेश्चन पूछो स्पेसिफिकली। सर वो जो इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट किए थे हम लोग, मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट थी, मुझे प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, ओके। पब्लिक और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, अभी समझ में नहीं आया क्या? नहीं, आप लोग बता सकते हो, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। द्वारिका, हाँ सर, इट्स फाइन। ओके, समझ में आ गया। ओके पब्लिक, आप लोग रेस्ट ऑफ द पब्लिक जिनको नहीं आया, आप बता सकते हो। सी दिस इज माय जॉब कि आपको ये समझ में आए चीजें अच्छे से। तो आप घबराना नहीं कि आपको कोई जज करेगा, या सोचना नहीं कभी कोई जज करेगा, राइट? इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, लेट मी नो फ्रीली, ओके। चलो, तो